हेलो एवरीवन, स्टडी अंतम में आपका फिर से स्वागत है। ई दृष्टि के जो करंट अफेयर्स की सीरीज़ हम लोग कर रहे हैं उसमें ये 7th लेक्चर होने वाला है। इससे पहले हम लोगों ने 6 लेक्चर्स कर दिए हैं और उसमें सारे करंट अफेयर्स जो अभी तक उसमें हैं वो इंटरनेशनल, नेशनल, वन लाइनर्स उसमें हम लोगों ने कवर किए हैं। तो उसको ज़रूर देखिएगा, वो हमें प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको ई दृष्टि करंट अफेयर्स की सीरीज़ में दिख जाएगा। तो लास्ट क्लास में हम लोग जो कंटिन्यू कर रहे थे वो था आपका G20 समिट और G21 समिट जो अगला वाला होने वाला है वो कहाँ पे होगा, और लास्ट समिट में क्या क्या चीज़ें डिस्कस हुई थी वो सारी चीज़ें थी, जैसे कि इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये किसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो हम लोग स्टार्ट करते हैं उसमें आ जाता है फोर्थ क्वाड लीडर समिट 2024। ठीक है, तो क्वाड, पहली बात तो आपको मालूम होना चाहिए कि क्वाड क्या होता है। ठीक है, जो क्वाड होता है उसमें 4 कंट्रीज़ हैं। क्वाड का मतलब ही होता है 4। एक तो हो गया आपका यूएस, दूसरा हो गया इंडिया, तीसरा हो गया आपका जापान, और चौथा हो गया आपका ऑस्ट्रेलिया। ये 4 कंट्रीज़ हैं जिनकी ग्रुपिंग का नाम रखा गया है क्वाड। ठीक है, इसी को बोला जाता है क्वाड। तो इनकी 4th मीटिंग थी और ये लीडर समिट कहाँ पे हुई थी, तो पहले आपको याद रखना है विल्मिंगटन, डेलावेयर जो कि यूएस में है। और प्रेसिडेंट जो बिडेन सेड दैट ही लुक्स फॉरवर्ड टू वेलकमिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो इसमें वही मैंने बताया आपको, ऑस्ट्रेलिया है, नरेंद्र मोदी जी हैं, मतलब इंडिया है, और प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान। तो जापान का भी प्राइम मिनिस्टर कौन है? किशिदा फूमियो। ठीक है, और जो नेक्स्ट जो क्वाड समिट होगी वो इंडिया होस्ट करेगा, यानी 2025 का कौन होस्ट करने वाला है? इंडिया होस्ट करेगा। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट है। देन यूएस हाउस पासिस द क्वाड बिल। तो यूएस में अभी एक क्वाड बिल भी पास हुआ है जिसमें मैंडेट द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ क्वाड इंटर पार्लियामेंट्री वर्किंग ग्रुप। ठीक है, तो इसको मतलब एक फॉर्मल ग्रुप की तरह इसका इनैक्टमेंट करने के लिए इसको वहाँ की जो गवर्नमेंट है उसने पास किया है। ठीक है, देन एक चीज़ है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग जो होता है इसको इसी को बोलते हैं हम लोग, क्वाड इज़ अ स्ट्रेटजिक सिक्योरिटी डायलॉग। ठीक है, तो ये स्ट्रेटजिकली एक सिक्योरिटी के लिए इन कंट्रीज़ ने आपस में डायलॉग करने की बात कही है, और ये इन्हीं 4 कंट्रीज़ के बीच में होता है। और इसको इनिशिएट किया था 2007 में, प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त जापान के शिंजो एब। ठीक है, और जो ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर थे जॉन हावर्ड, इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह, और यूएस वाइस प्रेसिडेंट डिक चेने। ठीक है, तो इन्होंने स्टार्ट किया था। डायलॉग वाज पैरेलल बाय एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज भी हुआ था जिसका नाम था एक्सरसाइज मालाबार। ठीक है, तो एक्सरसाइज मालाबार अगर आपसे पूछा जाएगा तो ये आपको क्वाड मेंबर से रिलेटेड होता है। ये एक्सरसाइज में क्वाड मेंबर्स ही इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग आते हैं सेकेंड एशिया पैसिफिक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस। तो ये एशिया पैसिफिक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस क्या है, एक बार इसको समझ लेते हैं। एशिया पैसिफिक कॉन्फ्रेंस ये कब हुआ था? सितंबर 2024 में हुआ था। और इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट किया था? जो स्टेट ऑफ सिविल यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर सिविल एविएशन कौन है? जो मुरलीधर मोहोल हैं। ICAO प्रेसिडेंट कौन है? सैल्वाटोर सिया चिरानो। और सिविल एविएशन सेक्रेटरी वुमलुंग मांग। वो बहुत ही डिफ़िकल्ट नाम है, ये तो मैं बोल ही नहीं पाऊँगा। ठीक है, तो ये लोग थे इसमें। ये सिविल एविएशन से रिलेटेड ये पूरा मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस है। तो इसमें जो मिनिस्टर्स हैं वो लोग इसमें आए थे। वन ऑफ द हाईलाइट वाज श्री किंजरापू राम मोहन नायडू नॉमिनेशन एज द चेयरमैन ऑफ द APMC। ठीक है, तो इनको अभी APMC बनाया गया, मतलब APMC का चेयरमैन बनाया गया है। APMC यानी इंडो पैसिफिक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, आफ्टर बीइंग नॉमिनेटेड बाय सिंगापुर एंड रिकमेंडेड बाय भूटान। ठीक है, तो ये बस आपको इतना मालूम होना चाहिए। तो इसमें जो कमर्शियल एविएशन के बारे में इसमें बात होती है, जो कि इंडिया के कह रहे हैं कि, मतलब जो इंडिया के सिविल मिनिस्टर हैं वो कह रहे हैं कि इट विल गोइंग टू बी बिकम द लार्जेस्ट एविएशन मार्केट बाय 2035। ठीक है, तो लार्जेस्ट एविएशन मार्केट होने वाला है, और इसी के ऊपर इसमें बात होती है। और इसमें एक दिल्ली डिक्लेरेशन के ऊपर भी इसमें अडॉप्शन हुआ था, विच विल सर्व एज अ रोड मैप फॉर एलिवेटिंग एविएशन इन द एशिया पैसिफिक रीजन। ठीक है, तो बस आपको एक आइडिया होना चाहिए कि ये किससे रिलेटेड है, सिविल एविएशन से रिलेटेड है।
नेक्स्ट हम लोग आते हैं इंडिया सेकेंड इंडिया सिंगापुर मिनिस्टीरियल राउंड टेबल, ठीक है। तो इसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोलेंगे, ISMR, और ये कहाँ पे हुआ है, सिंगापुर में हुआ है, ठीक है। और इसमें काफ़ी मिनिस्टर्स जो हैं ये आपस में फिर से वही डायलॉग कर रहे हैं, काफ़ी चीज़ें इसमें साइन होंगी, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैं इसको भी यहाँ पे स्किप करता हूँ। आगे इसमें देखते हैं हम लोग क्या है। नेक्स्ट आता है आपका इंडिया ऑस्ट्रेलिया मैरीटाइम सिक्योरिटी डायलॉग। तो ये सब बायलैटरल एक्सरसाइजेज हो रही हैं, जैसे कि आप देख सकते हो। ये कहाँ पे हुआ है, ये कैनबरा में हुआ है। ये 6th नंबर का इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैरीटाइम सिक्योरिटी डायलॉग है। और इसमें आपको ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि दोनों जो मिलिट्री मतलब इंडिया ऑस्ट्रेलिया हैं, इन्होंने आपस में कौन सी एक्सरसाइज कराई है, ऑस्ट्र हिंद, ठीक है। और जो 7th वाली जो मिलिट्री एक्सरसाइज होगी, मैरीटाइम सिक्योरिटी डायलॉग होगा, वो कहाँ पे होगा, न्यू दिल्ली में। देन 5th AITGA यानी आसियान इंडिया ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट, ठीक है। ये जॉइंट कमेटी मीटिंग ये भी हुई है फॉर वर हेल्ड इन आसियान सेक्रेटेरिएट जकार्ता इंडोनेशिया। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो आसियान का सेक्रेटेरिएट कहाँ पे है, जकार्ता इंडोनेशिया में है। और ये आपस में सहयोग के लिए ये मीटिंग होती है। तो आसियान पहले ग्रुप आपको मालूम होना चाहिए कि क्या है। आसियान एक इम्पॉर्टेंट ट्रेड पार्टनर है ऑफ इंडिया विथ अबाउट 11% शेयर इन ग्लोबल ट्रेड, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, ये आप ज़रूर इसको याद रखिएगा। और इसके अलावा इसमें कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आगे देखते हैं। 22nd इंडिया रशिया एनुअल समिट, ठीक है। तो अब ये सब बायलैटरल एक्सरसाइजेज बायलैटरल डायलॉग्स हैं, समिट हैं, तो इसमें देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है। क्योंकि दो विश्व की सबसे बड़ी कंट्रीज़ आपस में कुछ एनुअल समिट होती हैं इनकी, तो कुछ ना कुछ इसमें निकल के आता है जो एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसमें देखते हैं क्या लिखा हुआ है। पहली बात तो ये कहाँ पे हुआ था, ये मॉस्को में हुआ था। और यहाँ पे प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने रशियाज़ का जो हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है, इसका नाम है ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल, ये अभी दिया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को, ठीक है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि रशिया का जो हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर अवार्ड मिला है वो किसको मिला है, नरेंद्र मोदी जी को मिला है। देन ये इंपॉर्टेंट चीज़ है 46th वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी, ठीक है। तो WHC की मीटिंग हुई थी, अभी सेशन हुआ था। और इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये देख लेते हैं। तो इसमें यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने आपको शायद पहले भी मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं वो अभी 43rd जो एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जिसको अभी डिक्लेयर किया गया है, वो है मोइदम्स फ्रॉम असम, ठीक है। ये इंडिया का 43rd वर्ल्ड हेरिटेज साइट बन जाएगा। और ये फर्स्ट कल्चरल साइट है आसाम का, ठीक है। आसाम का ये कल्चरल साइट है, पहला कल्चरल है ये, ठीक है। और मैदाम्स क्या हैं, सेक्रेड बरियल माउंट्स होते हैं जो कि अहोम डायनेस्टी से रिलेटेड हैं, ठीक है, अहोम डायनेस्टी से। और ये 3rd वर्ल्ड हेरिटेज प्रॉपर्टी है फ्रॉम आसाम, मतलब आसाम से पहले भी 2 मिल चुके हैं उनको वहाँ पे वर्ल्ड हेरिटेज साइट, जैसे कि काजीरंगा नेशनल पार्क और एक मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये 2 पहले ही बन चुके हैं, इसके अलावा अब ये तीसरा हो जाएगा। लेकिन ये पहला कल्चरल साइट होगा। जैसे कि आपको पता होगा कि कुछ नेचुरल कल्चरल साइट्स होते हैं, कुछ नेचुरल होते हैं, कुछ मिक्स प्रॉपर्टीज़ होते हैं, ठीक है। तो ये इसमें ये जो मोइदम्स है आसाम का, ये कल्चरल साइट की कैटेगरी में इसको रखा गया है, और ये पहला होगा आपका आसाम से, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 112 सेशन ऑफ द इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस, ठीक है। तो ये इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस ये बेसिकली कहाँ पे होता है, जिनीवा स्विट्ज़रलैंड में ही होता है, ठीक है। ILO जिसे कहते हैं, इसको ये कंडक्ट कराता है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। और इसमें भी कुछ खास है नहीं। तो ये जो वर्कर्स एम्प्लॉयज़ हैं, इनके ऊपर ये लेबर और एम्प्लॉयमेंट के ऊपर एक बात होती है, डायलॉग होता है, तो बस यही चीज़ है। देन आइवरी कोस्ट ने अभी ज्वाइन किया है यूनाइटेड वाटर कन्वेंशन, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसको ज़रूर याद रखिएगा। यूनाइटेड नेशन की वाटर कन्वेंशन, जिसको फॉर्मली क्या कहा जाता है, कन्वेंशन ऑन द प्रोटेक्शन एंड यूज़ ऑफ ट्रांस बाउंड्री वाटर कोर्सेज एंड इंटरनेशनल लेक्स, ठीक है। तो ये नाम आपको याद ही रखना है। और इसको भी रेटिफाई किया है आइवरी कोस्ट ने, ठीक है। और ये इसका 53rd मेंबर बन गया है, ठीक है, 53rd मेंबर इसको बना है। तो आइवरी कोस्ट आपको मालूम होना चाहिए कहाँ पे है, इसको अभी हम लोग मैप में देख लेते हैं। इससे पहले देख लेते हैं क्या चीज़ और चीज़ है। तो आइवरी कोस्ट बिकेम द 53rd पार्टी, ठीक है। एंड ऑफिशियली नोन एज, तो लिखा हुआ था, दिस एक्सेशन मार्क्स द आइवरी कोस्ट एज द 10th, ये मतलब 10th अफ्रीकन नेशन है जिसने इसको ज्वाइन किया है,
ठीक है, तो इसको मैप में एक बार देख लेते हैं। ओके, सो मैप में हम लोग आ जाते हैं, यहाँ पे देखते हैं कि आइवरी कोस्ट कहाँ पे है। तो इधर हम लोग आ रहे हैं अफ्रीका में, और यहाँ पे आपको दिख जाएगा, ये रहा आपका देखिए ये रहा आपका अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, ठीक है। और यहाँ पे जो रेड कलर से मार्क्ड है ये रहा आपका आइवरी कोस्ट। तो आपको इसको बगल में क्या दिख जाएगा, इधर दिख जाएगा आपको घाना, इधर आपको लाइबेरिया, गिनी, ठीक है, बुर्किना फासो, ठीक है। तो अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो एक बार ले लीजिएगा। ये आपको मैपिंग ज़रूरी है। इधर आपको यहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे आपको गल्फ़ ऑफ गिनी भी दिखाई देगा नीचे, ठीक है। तो ये जो एरिया है, और ये जो ओशन है ये तो आपको पता ही होगा ये कौन सा ओशन है। ये है आपका, इस साइड है आपका यूएस है, इधर आपका अफ्रीका है, तो बीच में क्या पड़ जाएगा, अटलांटिक ओशन, ठीक है। तो ये आपका कोस्टल मतलब बॉर्डर है इसका, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, यही है आपका आइवरी कोस्ट। तो जितना आप मैप देखेंगे तो उतना ज़्यादा आपको याद होता रहेगा कि कौन सा कंट्री का कहाँ पे लोकेशन है, ठीक है। तो आपको एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आएंगे वो आप इजीली ज़्यादा अच्छे से टैकल कर पाएंगे, क्योंकि आपको लोकेशन एक बार ज्योग्राफी अगर आपको पता है तो काफ़ी चीज़ें आपके लिए आसान हो जाती हैं एग्ज़ाम में एलिमिनेट करने में, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव, ठीक है। तो कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव के बारे में जान लेते हैं। तो इसमें बांग्लादेश को अभी रिसेंटली मतलब इसमें ज्वाइन किया गया है एज अ 5th मेंबर ऑफ द स्टेट ऑफ कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव। और इसमें कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव में कौन कौन पहले से है, उसमें आता है आपका इंडिया, श्रीलंका, मॉरिशस और मालदीव्स, ठीक है। तो ये 4 कंट्रीज़ हैं, और इसमें अभी बांग्लादेश ने ज्वाइन किया है एज अ 5th कंट्री, ठीक है। देन इसमें एक चीज़ और याद रखिएगा कि जो सेशल्स नाम की कंट्री है ये एक ऑब्जर्वर स्टेटस है इसका, और CSC जो है यानी कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव ये 2011 में बनाई गई थी एज अ ट्राईलेटरल मैरीटाइम सिक्योरिटी ग्रुपिंग ऑफ इंडिया, श्रीलंका एंड मालदीव्स, ठीक है। तो इसमें ये इसके फाउंडिंग मेंबर्स हैं, 2011 में इसका बना था ये ग्रुपिंग, और इट वेलकम्ड मॉरिशस एज 4th मेंबर इन द 5th मीट ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी। और ठीक है, इसका जो एम क्या है, एम है टू लिमिट चाइनाज इन्फ्लुएंस इन दिस स्ट्रेटजिकली इम्पॉर्टेंट रीजन एंड रिड्यूस इट्स प्रेजेंस विद इन द मेंबर कंट्रीज़। तो चाइना का जैसे कि आपको मालूम होगा कि काफ़ी ज़्यादा वो लोग पोर्ट्स बनाते हैं ये सब एरियाज़ में, मतलब इंडिया के अराउंड काफ़ी ज़्यादा पोर्ट्स पर काम करते हैं, और मैरीटाइम में भी काफ़ी ज़्यादा अपने शिप्स को तैनात करते हैं, और काफ़ी प्रोजेक्ट्स का काम इस यहाँ पे रखते हैं। तो इसीलिए इसका जो एम बनाया गया है कि चाइना का जो इन्फ्लुएंस है इस एरिया में उसको काफ़ी कम किया जाए, और चाइना जो है एक मोनोपोली, एक बड़े मतलब उसकी तरह काम ना करे जहाँ पे वो सारे कंट्रीज़ को कंट्रोल कर रही हो, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा इसको कम करने के लिए ये ग्रुपिंग बनाई गई है, इसका मेन एम यही है, ठीक है। तो कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव, अगर आपसे इसका एम पूछा जाएगा तो आपको अब ये पता है, ठीक है। देन नेक्स्ट आता है हम लोग 50th G7 लीडर समिट, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये G7 हो गया, G20 हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आसियान हो गया, ब्रिक्स हो गया। तो ये सारी चीज़ें आप छोड़ के नहीं जा सकते। आप कुछ चीज़ें मे बी शायद स्किप कर दें, जैसे कि मे बी आप कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव के बारे में नहीं जानते होंगे, लेकिन ये सारी चीज़ों को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि ये वैसे क्वेश्चंस हो जाएंगे जो कि आप बाकी लोग ज़रूर करेंगे, और आप अगर नहीं कर पाएंगे तो आपके मार्क्स कम हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिएगा 50th जो C7 लीडर्स समिट है वो हुई थी इटली में, और इसमें इंडिया, देखिए G7 है तो G7 में इंडिया नहीं आता है, ठीक है, लेकिन इंडिया को भी बुलाया गया था एज एन आउटरीच कंट्री, ठीक है, आउटरीच कंट्री। तो इटली ने 11 कंट्रीज़ को बुलाया था, और इसमें इंडिया भी था एज एन आउटरीच सेशन ऑफ G7, ठीक है। तो पहले आप G7 के मेंबर्स एक बार समझ लीजिए कौन कौन से हैं। तो G7 में जो कनाडा आ गया, फ्रांस आ गया, जर्मनी, इटली, जापान, UK और US, तो ये कंट्रीज़ आपको याद होने चाहिए। 7 हैं तो याद आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। देन इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें एक बार देख लेते हैं। अगर कुछ ऐसे जो नाम होते हैं मतलब प्रोजेक्ट्स होते हैं जिनके नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, और नाम से अगर क्वेश्चन बन जाते हैं तो एक बार उसको देख लेना चाहिए, ठीक है। तो ये 50th G7 समिट के बारे में हम लोग देखेंगे, और इसमें क्या लिखा हुआ है, वॉज टू फोकस ऑन द ग्लोबल साउथ, ठीक है। तो साउथ सदर्न जो एरियाज़ हैं उनके ऊपर फोकस करने के लिए ये है, और इसमें लिखा हुआ है कि इनहेंसिंग देयर सपोर्ट फॉर यूक्रेन बाय यूटिलाइजिंग अबाउट $300 बिलियन इन फ्रोजन रशियन एसेट्स, ठीक है। तो बेसिकली
एक्चुअली इसमें G7 में रशिया भी था एक टाइम पे, लेकिन उसको बाद में उसने अपने आप को ही हटा लिया वहाँ से, ठीक है। और इसके बाद इसमें इन्होंने G7 कंट्रीज़ जो हैं ये मतलब US लेड हैं, यूरोपियन लेड हैं, तो ये बेसिकली रशिया के अगेंस्ट में है, तो इसलिए ये यूक्रेन को हेल्प करेंगे, तो ये यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं। इसके अलावा PGII ये क्या है, पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, एक प्रोजेक्ट होता है, इसके ऊपर भी ये लोग काम करेंगे, ठीक है। प्रमोटिंग द IMEC जो हम लोग अभी लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, इसको भी प्रमोट करने का इनका काम है। और G7 ऑल्सो एक्सटेंड द सपोर्ट फॉर लोबीतो कॉरिडोर, ठीक है, तो इसके बारे में एक बार देख लीजिए। लोबीतो कॉरिडोर कहाँ पे है, सेंट्रल अफ्रीका में, और लुजॉन कॉरिडोर कहाँ पे, एंड मिडिल कॉरिडोर, ठीक है। तो ये 3 कॉरिडोर हैं यहाँ पे नाम, तो इसको एक बार देखिएगा कहाँ पे है। तो लोबीतो जो कॉरिडोर है ये ट्रेड रूट है इन सेंट्रल अफ्रीका, ठीक है। 1300 किलोमीटर का रेलवे लाइन का ये रूट है, रनिंग फ्रॉम अटलांटिक ओशन पोर्ट सिटी ऑफ लोबीतो अंगोला टू द बॉर्डर ऑफ डेमोक्रेटिक DRC एंड जाम्बिया, ठीक है। तो अंगोला से लेकर के DRC और जाम्बिया तक ये है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं लुजॉन कॉरिडोर पे, एक बार इसको भी समझ लेते हैं क्या है। तो इट इज़ अ स्ट्रेटजिक इकोनॉमिक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरिडोर लोकेटेड ऑन द आइलैंड ऑफ लुजॉन, ठीक है। ये लुजॉन कहाँ पे है, ये फिलीपींस में है। तो लुजॉन इज़ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट पॉपुलस आइलैंड इन द फिलीपींस, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। और ये मिडिल कॉरिडोर क्या है, मिडिल कॉरिडोर इज़ ऑल्सो नोन एज द ट्रांस कैस्पियन इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट रूट, ठीक है। और इट इज़ अ मेजर ट्रेड रूट कनेक्टिंग एशिया एंड यूरोप, ठीक है। और इटालियन प्राइम मिनिस्टर प्रायोरिटाइजेज अफ्रीका इन हर फॉरेन पॉलिसी थ्रू अ मेटी प्लान, ठीक है। तो आपको बस इतना ही याद रखना है कि ये जो एशिया और यूरोप को आपस में कनेक्ट करने का ये ट्रेड रूट है, और इसका जो फुल नेम है इस क्या है, ट्रांस कैस्पियन इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट रूट, ठीक है। तो एक बार आप बस आइडिया रखिएगा कि ये क्या है, कैस्पियन सी से होते हुए गुजरेगा, तो यूरोप और एशिया को ही कनेक्ट कर रहा होगा। एक बार कैस्पियन सी का लोकेशन देख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं ये रहा आपका मिडिल कॉरिडोर की जहाँ पे बात हो रही थी, और ये मिडिल कॉरिडोर के बीच में यहाँ पे ये देखिए ये रहा आपका कैस्पियन सी, ठीक है, कैस्पियन सी। और यहाँ पे कौन सा सी है, ये रहा आपका ब्लैक सी। और इस तरह से ये कौन सा एरिया हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका यूरोप का एरिया, और इधर आपका क्या हो जाएगा, ये रहा आपका एशिया। तो एशिया और यूरोप को ये जो रूट आपको यहाँ पे ये दिख रहा है, ये रूट इसी रूट से कनेक्ट कराना है, इसी को बोलते हैं मिडिल कॉरिडोर। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं इंडिया IORA क्रूज़ टूरिज़्म कॉन्फ्रेंस। तो IORA पहले तो आप समझिए इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन इसको कहते हैं, और ये आपस में मतलब एक क्रूज़ टूरिज़्म कॉन्फ्रेंस को इन्होंने कंक्लूड कराया है, कहाँ पे, न्यू दिल्ली में। तो इसमें कौन कौन से रिम एसोसिएशन में मेंबर्स कौन कौन से हैं, तो ये इंडियन ओशन के अगल बगल जितने भी कंट्रीज़ हैं उनमें इनको इंक्लूड किया जाता है। इसमें आता है आपका बांग्लादेश, केन्या, मेडागास्कर, मालदीव्स, मोज़ाम्बिक, श्रीलंका, साउथ अफ्रीका, सेशल्स और टैंजानिया, ठीक है। और ये जो रिम एसोसिएशन बना था ये कब बना था, ये 1997 में बना था। इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, मॉरिशस इबेन में, ठीक है। इबेन में ये मॉरिशस है, और 23 कंट्री का ये है बॉर्डरिंग द इंडियन ओशन, ठीक है। तो आपको ये इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन के बारे में एक पता होना चाहिए। और इट वर्क्स टू ब्रिंग टुगेदर कंट्रीज बॉर्डरिंग द इंडियन ओशन टू कोलैबोरेट ऑन इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट के ऊपर ये लोग काम करते हैं। दैन नेक्स्ट आता है आपका 10th वर्ल्ड वाटर फोरम, ठीक है। तो ये वाटर के ऊपर है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन इस पे बन सकते हैं। और ये कहाँ पे कॉन्फ्रेंस हुई थी, बाली इंटरनेशनल कन्वेंशन, न्यूसा, बाली, इंडोनेशिया में, ठीक है। तो आपको बस याद रखना है कि ये जो वर्ल्ड वाटर कन्वेंशन है कहाँ पे हुआ है, इंडोनेशिया में हुआ है, ठीक है। इसकी थीम क्या है, वाटर फॉर शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी, तो ये थीम आपको याद रखनी है। और इसके अलावा इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, मैं एक बार देख लेता हूँ क्या क्या है। इसमें यहाँ पे याद देखिएगा इफ़ा रश्मि जो हैं ये द सैनिटेशन केयर यूथ कोऑर्डिनेशन, इनको अवार्ड किया गया था क्योटो वर्ल्ड वाटर ग्रांड प्राइज़ 2024, ठीक है। तो ये बस याद रखिएगा कि ये इस मतलब इस सेरेमनी में मतलब इस जो कॉन्फ्रेंस हुई थी फोरम में इनको मिला था, क्या मिला था, वो क्योटो वर्ल्ड वाटर ग्रैंड प्राइज़ 2024, ठीक है। तो अगर इस टाइप के प्राइज़ जो है ये अगर इम्पॉर्टेंट तो हैं, लेकिन अगर ये क्वेश्चन आ भी जाएगा तो आपको अगर आइडिया होगा तो आप इसको टैकल कर ले जाएंगे।
और जो 11th वाला वर्ल्ड वाटर फोरम होगा वो कहाँ पे होगा, सऊदी अरेबिया में 2027 में। इसके अलावा देखिएगा वर्ल्ड वाटर काउंसिल है बेस्ड इन मार्सेल फ्रांस, इट इज़ क्रिएटेड इन 1996। तो वर्ल्ड वाटर काउंसिल के बारे में भी मालूम होना चाहिए, कहाँ पे है ये, फ्रांस में है, और मतलब इसका हेडक्वार्टर फ्रांस में है, और ये 1996 में ये काउंसिल बनाया गया था। ठीक है, इसमें देखिए 260 मेंबर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, और जो कि 52 कंट्रीज़ और 5 कॉन्टिनेंट से ये इसमें वर्ल्ड वाटर काउंसिल से ये मेंबर आते हैं। ठीक है, तो बस आपको ये आइडिया होना चाहिए कि ये वर्ल्ड वाटर फोरम क्या है, कहाँ पे हुआ है, और अगला वाला कहाँ पे होगा, ये वाला कहाँ पे हुआ है, दैट्स इट। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं ओशन डिकेड कॉन्फ्रेंस 2024। तो ओशन डिकेड कॉन्फ्रेंस में हम लोग क्या इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ये जो कॉन्फ्रेंस हुई है बार्सिलोना में हुई है, और इसको को ऑर्गेनाइज किसने कराया है, मतलब साथ में किसने कराया है, और यूनेस्को ने कराया है। यूनेस्को की जो इंटर गवर्नमेंटल ओशियानोग्राफिक कमीशन है, ओशनोग्राफिक कमीशन, उसने ये कंडक्ट कराया है। इसकी जो थीम है वो क्या हो जाएगी, डिलीवरिंग द साइंस वी नीड फॉर द ओशन वी वांट। ठीक है, तो ये आपकी थीम हो जाएगी। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, रिव्यू द प्रोग्रेस इन मेड इन अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन डिकेड ऑफ ओशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड हैज़ कोऑपरेशन अमंग द स्टेक होल्डर्स। तो बहुत ही मतलब जनरल जो कहते हैं आपकी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वही सारे हैं, तो आपको थीम ही याद रखना है, ऑब्जेक्टिव के बारे में आप उतना ध्यान मत दीजिए। ठीक है, ओके, तो ये आपको बस इतना ही याद रखना है कि बार्सिलोना में हुआ है ओशन डिकेड कॉन्फ्रेंस। ठीक, कहाँ पे हुआ है, बार्सिलोना में। तो आपको ये आइडिया होना चाहिए, दैट्स इट। इससे ज़्यादा आपको इसमें पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग इंडियन ओशन रीजनल डिकेड कॉन्फ्रेंस। इसके बारे में भी जान लीजिए, क्योंकि ये फरवरी 2024 में हुआ था। तो इसका जो कॉन्फ्रेंस हुआ था वो हैदराबाद में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, रायसीना डायलॉग, क्योंकि ये हर साल होता है, और ये रायसीना डायलॉग में ये 9th एडिशन था, और इसमें इनाग्रेट तो अपने प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने ही किया था। और इसमें जो थीम है वो है चतुरंग, कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्टेस्ट, कोऑपरेट और क्रिएट। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये थीम आ सकती है क्वेश्चन में। और इसमें इसमें ग्रीस के जो प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है, ग्रीस के जो प्राइम मिनिस्टर थे उनको बनाया गया है। ठीक है, तो इनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, क्रिकोस करके कुछ नाम था, क्रिकोस करके, तो आप उसको देख लीजिएगा, मिथकोसिस, क्रिकोस मिथकोसिस ऐसे करके कुछ नाम था। तो इनको ये आए थे एज अ चीफ गेस्ट। ठीक है, चीफ गेस्ट आए थे ये, तो ये आपको पता होना चाहिए कि किस कंट्री के आए थे। तो इसमें यहाँ पे तो लिखा नहीं है, लेकिन मैंने आपको अलग से बता दिया है रायसीना डायलॉग के बारे में। ठीक है, देन नेक्स्ट है 7th इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस। इसके बारे में जान लेते हैं, ये कहाँ पे हुआ है, पर्थ, ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, तो आपको ये अगर आप नोट बना रहे हैं तो इसमें आप ये कॉन्फ्रेंस का नाम लिखिए, यहाँ पे प्लेस मतलब प्लेस लिखिए, यहाँ पे लिखिए कौन सा कॉन्फ्रेंस है, और यहाँ पे प्लेस लिखिए, और यहाँ पे इसका थीम लिखिए। इस तरह से करके आप एक लिस्ट बनाते चले जाइए कि जो जो आप पढ़ रहे हैं उसका एक लिस्ट बनाते चले जाइए, क्योंकि इसको आपको ये रीडिंग करने में आपको आसान हो जाएगा। ठीक है, बाद में एक पेज में ही सारी चीज़ें रहेंगी कि कौन सा कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुआ है और किसको क्या मिला है। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी हैं जो कि आप ऐसे नोट करके कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो थीम है क्या है, टुवर्ड्स अ स्टेबल एंड सस्टेनेबल इंडियन ओशन, ये इसकी थीम थी। और इसका जो पहला एडिशन हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, सिंगापुर में 2016 में। ये सब आपको नोट नहीं करना है, लेकिन बस आपको आइडिया होना चाहिए। ठीक है, कि कब शुरू हुआ था, 2016 में शुरू हुआ था इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस। ठीक है, और 2023 वाला कहाँ हुआ था, ये हुआ था 6th एडिशन जो 2023 का, वो ढाका बांग्लादेश में हुआ था। ठीक है, बस इतना ही आपको इम्पोर्टेंट है। ये सारे ऑर्गेनाइजेशंस बहुत सारे होते हैं, इसमें जो कुछ अगर इम्पोर्टेंट है तो वो मैंने आपको बता ही दिए, बाकी मैं आपको बस उसकी थीम और प्लेस पता होना चाहिए। 19th नाम समिट, तो नाम समिट क्या होता है, नॉन अलाइंड समिट, और ये कहाँ पे हुआ है, कंपाला में। और कंपाला किसका कैपिटल है, युगांडा। ठीक है, तो ऐसे जो एग्ज़ाम में अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर्स देखा होगा तो इस तरह से ऐसे कई सारे कंट्रीज़ दिए रहेंगे, और इधर आपको कई सारे कैपिटल दिए रहेंगे, और आपको इस तरह से मैच करना होगा। ठीक है, तो कंट्रीज़ और उनके कैपिटल भी आप पढ़ते चले चाहिए, ताकि आपको आइडिया रहता चले कि एक दिमाग में रहेगी कहीं पे पढ़ा हुआ था तो
आपको वो रिकॉल हो जाएगा। तो कंपाला कहाँ पे है? युगांडा में, ठीक है। देन थीम इसकी है डीपनिंग कोऑपरेशन फॉर शेयर्ड ग्लोबल एफ्लुएंस। तो ये नाम समिट का इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसकी थीम आप बिल्कुल पढ़ के ही जाइएगा, ठीक है। ये वैसे ही इंपॉर्टेंट है जैसे कि ब्रिक्स के है, ब्रिक्स होता है, आशियान होता है, तो वैसे ही ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको ज़रूर पढ़ के जाइएगा, ठीक है। और जो 18 जो नाम समिट हुआ था वो कहाँ हुआ था? अज़रबैजान, बाकू में, ठीक है। बाकू कहाँ पे है? अज़रबैजान में। देन यहाँ पे कंपाला डिक्लेरेशन को अडॉप्ट किया गया था, जहाँ पे इस इजरायली मिलिट्री के एग्रेशन को काफ़ी इसकी निंदा की गई थी, ठीक है। ओके, सो आगे बढ़ते हैं हम लोग। थर्ड जो मैरीटाइम ग्लोबल कॉन्फ्रेंस हुआ है, थर्ड ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट, ठीक है। तो ये हुआ है, तो इसमें इसको इनाग्रेट किया था आपके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने, और इसकी जो थीम है वो है कनेक्ट, कोलैबोरेट और क्रिएट। और इसकी जो नोडल एजेंसी वो क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग, वाटरवेज, ये इसकी नोडल एजेंसी है। कौन सी? ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट। तो ये उसकी नोडल एजेंसी है। और यहाँ पे आपको कुछ ये चीज़ें और यहाँ पे ध्यान में ये रखनी है कि यहाँ पे एक अमृत काल विजन 2024-2047, तो ये एक ब्लूप्रिंट है इंडिया की मैरीटाइम ब्लू इकोनॉमी का, ठीक है। तो इसको वहाँ पे इनाग्रेट किया गया था। इसके अलावा इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ है लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ टूना टेकरा all weather deep draft terminal to be built at a cost of more than 4500 crores at दीन दयाल पोर्ट अथॉरिटी इन गुजरात। तो ये टूना टेकरा, ठीक है। तो ये आपको नाम याद रखना है, टूना टेकरा। और ये कहाँ पे बनेगा? दीन दयाल पोर्ट ऑफ गुजरात में ये इसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया था, और यही इसमें इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे जो सारे इंटरनेशनल अफेयर्स हैं उसको एक बार हम लोगों ने देखा है। और भी आगे चीज़ें हैं जैसे रिपोर्ट्स और इंडिसेस हैं, लेकिन इसको मैं दूसरी तरीके से आपको पढ़ाना चाहूँगा, क्योंकि ये इसमें ये जो तरीका है ये काफ़ी लंबा हो जाता है। तो मैं इसमें आपको एक लिस्ट बनाऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कि किसने रिलीज़ की है, ठीक है। और इसमें जो कंट्रीज़ कौन से रैंक आई है और इंडिया का रैंक, ठीक है। तो ये मोस्टली यही 3 चीज़ें इसमें मोस्टली पूछी जाती हैं, तो मैं आपको बस यही बताऊंगा। तो इसकी मैं एक लिस्ट बना के आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से इसको पढ़ना है। इसमें इतना आपको डेटा में आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। और यही लिस्ट अगर आपने लास्ट मोमेंट में, मतलब जब आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो उसके बस आपको 1 घंटे पहले भी अगर आपने उसको देख लिया तो आपको वो मेमोरी में रहेगा। तो इसमें सिंपली ये करना है कि आपको वो पेपर ही देख लेना है, वो जो नोट बनाया है आपने, और उसी को आपको बस देख करके तुरंत एग्ज़ाम में जाना है। और एग्ज़ाम में जाते ही आपको क्वेश्चन ढूंढना है कि कहाँ पे रैंक रिपोर्ट्स हैं, इंडिसेस हैं, और जो कौन सी, क्योंकि वो फ्रेश मेमोरी में रहेगा तो आप तुरंत उसको मार्क करते चले जाइए। और बस इसका यही सबसे अच्छा जुगाड़ जो है यही मिला है, ठीक है। तो आपको ये 2-3 बार आप पहले पढ़ लीजिए, ऐसा नहीं कि बिना पढ़े आपको बस जाना है, आपको पढ़ना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। लेकिन लास्ट मोमेंट की स्ट्रेटजी मैं आपको बताता हूँ, यही होती है कि किस तरह से आप इसको तुरंत जा करके, आपको फ्रेशली याद रहेगा, तुरंत जाना है पेपर में, आधे घंटे के अंदर में आपको ये सारा पेपर पे आपको इसको उतार देना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग रिपोर्ट एंड इंडिसेस को दूसरी तरीके से पढ़ने वाले हैं। और इसके अलावा जो और भी न्यूज़ होगी वो मैं अगले इसमें कंप्लीट कराऊंगा, ठीक है। तो अगर अभी आपने 5 जो लेक्चर्स हम लोगों ने 6 लेक्चर्स जो हम लोगों ने अपलोड किए हैं, इसको अगर नहीं देखा है तो उसको जाके ज़रूर देखिएगा। तो स्टडी एंथम के जो चैनल है इसमें आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको ई दृष्टि का करंट अफेयर प्लेलिस्ट सेक्शन में दिखेगा, और यहीं पे आपको ये सारे करंट अफेयर्स की जो वीडियोज़ हैं ये आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। और इससे आपकी जो प्रीलिम्स की प्रिपरेशन है वो बहुत ही सॉलिड हो सकती है, तो इसको ज़रूर देखिएगा। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ों को ही मैंने इसमें बताया है बहुत ही क्रिस्प तरीके से। और बहुत जो देखिए पूरी अगर आप पढ़ने लगेंगे तो काफ़ी मोनोटोनस भी हो जाता है। अगर आप वीडियोज़ को देख करके इसको ही रिवाइज़ करते जाएंगे तो ये ज़्यादा अच्छे से इफ़ेक्टिव तरीका होगा आपको रिकॉल करने में। तो जो मैं वीडियोज़ के थ्रू अगर आप पढ़ते हैं और
इंपॉर्टेंट चीज़ें ही पढ़ते हैं तो उसमें आपका टाइम भी बचता है और आपको रिकॉल पावर भी होता है। तो यही स्मार्ट तरीका होता है पढ़ने का, जो आपको अभी अपनाना चाहिए, क्योंकि कंपटीशन बहुत फियर्स हो चुका है काफ़ी। और इस तरह से पढ़ेंगे, अगर आप एक बुक लेकर के, एक पेन लेकर के आप स्टार्ट कर देंगे एक तरफ से, तो उसमें काफ़ी टाइम चला जाता है। तो आपको इस तरह से अब अपने पढ़ाई का जो तरीका है उसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी लोग इसमें कंपटीशन बढ़ गया है। तो ये अप्रोच भी आपने देखिएगा। और इसी के साथ ये वीडियो को मैं यहाँ पे एंड करता हूँ। अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।